पोटेंशियल पढ़ रहे थे, जल विभव, वाटर पोटेंशियल। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ वाटर पोटेंशियल। जो वाटर पोटेंशियल पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, मैंने बताया था कि वो कई कारकों से तय होता है। किसी भी सिस्टम का, किसी भी कोशिका का जल विभव या जल की मात्रा कहें, उसको तय करने में, उसकी मुक्त ऊर्जा को तय करने में कुछ कारक और भी मदद करते हैं। उन्हीं को हम उनके कंपोनेंट कहते हैं, अवयव कहते हैं। और ये जो कंपोनेंट्स हैं, जल विभव जो है, कई कारकों द्वारा निर्धारित होता है। मैंने आपको एक बांध का एग्जाम्पल दिया था, कोशिका का एग्जाम्पल दिया था कि जल विभव में कई सारे कारक काम आए। इन कारकों में जैसे सबसे पहला होता है विलेय विभव। कितनी मात्रा विलेय की है, विलेय विभव, इसको बोलते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल। ये जो होता है, ये कोशिका के लिए ज़्यादा उपयोगी। सेल के अंदर कितना सॉल्यूट है, किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, विलेय विभव हमेशा विलेय की उपस्थिति से विकसित होता है, विलेय की उपस्थिति के कारण। हालांकि ये सॉल्यूट पोटेंशियल जब हम एक निर्जीव तंत्र बांध का एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ ये काम नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर कोई विलेय नहीं। विलेय कहाँ है? किसी सॉल्यूशन में है, किसी कोशिका में। अब विलेय की मात्रा जल की मात्रा को भी तो तय करेगी। जब हम विलेय की मात्रा बढ़ाते हैं तो जल क्या होगा? कम होगा। तो इसका बिल्कुल उल्टा संबंध है, ये सब आगे बताएंगे अभी। और दूसरा होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के बाद में प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव, या इसको कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। अलग अलग प्रकार के दाब जल विभव को निर्धारित करने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे वायुमंडलीय दाब होता है, इसकी भी बात हमने की थी पिछली बार, ठीक है। इसके अलावा कोशिकाओं में बनने वाला स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, जितने भी ये प्रेशर जो डेवलप होते हैं, ये भी जल विभव का निर्धारण करते हैं। तो ये भिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के प्रेशर या दाब के कारण ये विभव विकसित होता है। ये डिपेंड करेगा हम कौन से स्थान की बात कर रहे हैं। ये वायुमंडलीय दाब हो सकता है, ये टर्गर प्रेशर हो सकता है। तो जिस जगह के हम जल विभव की बात कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रेशर लिया जाएगा। तीसरा होता है मैट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इनके चिन्ह भी हैं। जो सॉल्यूट पोटेंशियल है, इसको किस चिन्ह से दर्शाएंगे? जाई एस। वाटर पोटेंशियल का चिन्ह बता दें, जाई डब्ल्यू। प्रेशर पोटेंशियल को जाई पी से दर्शाएंगे। मैट्रिक पोटेंशियल जो होता है, ये जाई एम से दर्शाएंगे। और मैट्रिक पोटेंशियल किसी सतह की उपस्थिति के कारण विकसित होता है। कभी कभी जल का आकर्षण कुछ सतह द्वारा भी होता है। कुछ ऐसी सरफेस होती हैं जो जल आकर्षित करती है। अगर ऐसी कुछ सतह है तो वो भी जल विभव निर्धारित करने में मदद करेगी। और इसके अलावा एक चौथा कारक और है, ग्रेविटी पोटेंशियल। ग्रेविटी पोटेंशियल, इसको लिखेंगे जाई जी। ग्रेविटी पोटेंशियल ये जो है मुख्य रूप से किसके कारण होगा? गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटी के कारण जाई जी। तो चार मुख्य अवयव हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटी पोटेंशियल। अलग अलग जगहों पर हो सकता है चारों काम आए, हो सकता है इनमें से कोई एक दो ही काम आए। जल विभव को तय करने में ये विभिन्न कारक हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सब एक साथ हो। अब ये कोशिका की बात करें जैसे, तो कोशिका में कौन कौन से विभव काम आ रहे हैं? विलेय विभव होगा, प्रेशर पोटेंशियल होगा, ठीक है। सतह नहीं, ग्रेविटी का भी कोई रोल, क्योंकि कोशिकाएं बहुत छोटी हैं, तो सतह और ग्रेविटी का रोल नहीं। फिर मैंने जैसे आपको कहा था, कोशिका को छोड़कर अगर हम किसी और जगह चलें, जैसे डैम की बात की थी हमने, तो डैम में प्रेशर पोटेंशियल आएगा, मैट्रिक पोटेंशियल वहाँ भी नहीं है, और ग्रेविटी पोटेंशियल आएगा। तो एक्चुअली ये हमने टोटल कंपोनेंट लिखे हैं।
इसका मतलब ये नहीं कि सब हमेशा होंगे, इनमें से कोई एक दो अनुपस्थित भी हो सकता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग कारकों से जल विभव निर्धारित होता है। ठीक है, ये टोटल मिलाकर कारक है। तो अगर हम कहें कि पूरी तरह से अगर जल विभव को अगर देखा जाए तो वास्तव में जल विभव इन सारे के सारे अवयवों का योग होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल एवं ग्रेविटी पोटेंशियल। वास्तव में सारे अवयव मिलकर के जल विभव निर्धारित करते हैं, लेकिन इनमें हो सकता है कि कोई एक दो कारक न भी हो। अगर सारे हैं तो सबका जोड़ मिलाकर के जल विभव बने। लेकिन अगर कोशिका की बात करें, पादप कोशिका के लिए जाई एन व जाई जी नगण्य होता है। अतः वहां पर वाटर पोटेंशियल केवल दो चीजों से तय होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल एवं प्रेशर पोटेंशियल। ये तो बात हो गई टोटल वाटर पोटेंशियल। लेकिन क्योंकि मैट्रिक पोटेंशियल और ग्रेविटी पोटेंशियल पौधों में या कोशिकाओं के लिए इतना महत्व नहीं रखता, तो पादप कोशिका के लिए वाटर पोटेंशियल किससे तय होगा? दो चीजों से, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल। इन दोनों को थोड़ा सा हम और भी समझेंगे, सॉल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल होता क्या है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल के विलेय विभव। इसे ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी बोला जाता है। सॉल्यूट पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल जाइएस किसी विलयन या कोशिका में विलेय की मात्रा मिलाने से जल की मात्रा में आई कमी विलेय विभव को दर्शाती है। सॉल्यूट पोटेंशियल जो है, सॉल्यूट की मात्रा मिलाने से जो जल की मात्रा में कमी आती है उस चीज को विलेय विभव दर्शाता है। तो कोशिका में विलेय की मात्रा मिलाने से जल की मात्रा में आई कमी, अगर हम विलेय और जल की मात्रा का संबंध देखें तो ये उल्टा चल रहा है। जितना ज़्यादा विलेय बढ़ाएंगे उतना ही जल कम होता जाए। इसलिए जब जल विभव के संदर्भ में बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा। अतः विलेय विभव, सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है, विलेय विभव का मान हमेशा नेगेटिव होता है। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव मान है, क्योंकि सॉल्यूट का और जल का जो है विपरीत काम चलता है। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, जितना ज्यादा विलेय होगा, जल उतना क्या होगा? कम। ठीक है, तो विलेय की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ जिस तरह से जल की मात्रा कम होती है, इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं विलेय पोटेंशियल। अब आप देखिए, सॉल्यूट की मात्रा या विलेय की मात्रा से एक पैरामीटर मैंने आपको और बताया था, ओपी, याद है? परासरणीय दाब। ओपी का और सॉल्यूट पोटेंशियल का भी संबंध। ओपी किस चीज को दर्शाता है? विलेय की मात्रा के आधार पर परासरण की क्रिया में विकसित होने वाला दाब। यही तो हुआ कि परासरण कितना दाब विकसित कर रहा है। अच्छा, परासरण कितना दाब विकसित करेगा? जितना विलेय ज्यादा हो। जितना ज्यादा विलेय होगा उतना ज्यादा जल आएगा, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? प्रेशर। तो अगर मैं प्रेशर के संदर्भ में विलेय की मात्रा की बात करूं तो विलेय की मात्रा बढ़ाने पर प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। समझ गए? लेकिन अगर विलेय की मात्रा को मैं जल की मात्रा से तुलना करूं तो विलेय की मात्रा बढ़ाने पर जल की मात्रा क्या हो रही? कम हो रही। इसीलिए हमें इसको क्या लेना पड़ता है? नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जितना दाब बढ़ा उतना ही जल कम होता जा रहा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? विलेय की मात्रा बढ़ाने पर परासरणी दाब तो बढ़ेगा और जल की मात्रा क्या होगी? कम। हम जल विभव में किस पर फोकस कर रहे हैं? जल की मात्रा पर। समझ गए? तो इसका मतलब जिस विलेय की जितनी मात्रा से जितना दाब बढ़ा उतना ही जल भी तो कम हुआ। इसीलिए ये कहा जाता है कि विलेय विभव का जो मान होता है वो और कुछ नहीं है, नेगेटिव ऑफ ओपी लिखा जा सकता है। परासरणी दाब जो बना, देखिए विलेय की मात्रा तो दोनों में उतरी है ना,
विलेय की मात्रा से एक तरफ तो दाब बढ़ा और दूसरी तरफ जल क्या हुआ, कम। तो जितना उधर दाब बढ़ा उतना जल कम हुआ। तो अगर आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू है तो उसमें एक नेगेटिव चिन्ह लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, विलेय विभव। समझ में आई बात? ठीक है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल और ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका न्यूमेरिक वैल्यू सेम होती है, केवल चिन्ह बदल जाता है, उल्टे चलते हैं। एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, घट रहा है। इसीलिए इनकी वैल्यू बराबर आएगी। अब आपको कभी भी कोई उदाहरण, कोई क्वेश्चन दिया हो और उसमें मान लो ओपी दे रखा है और आपको सॉल्यूट पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करना है, ओपी की वैल्यू का आगे एक माइनस लगा दो। समझ में आ गई बात? क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल जल की मात्रा को निरूपित करता है और ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दाब को निरूपित करता है। तो विलेय आने पर दाब तो बढ़ता है लेकिन जल की मात्रा क्या होती, कम। इसलिए नेगेटिव करना पड़ता है, क्योंकि हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, जल की मात्रा की। समझ गए? तो सॉल्यूट पोटेंशियल में और कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका ओपी था उसी में नेगेटिव चिन्ह लगा दो तो वो बन जाता है विलेय विभव, सॉल्यूट पोटेंशियल। कोशिकाओं के लिए एक तो विलेय विभव इंपॉर्टेंट है, दूसरा है प्रेशर पोटेंशियल, दाब विभव। प्रेशर पोटेंशियल जाई पी। प्रेशर पोटेंशियल जो है यह कोशिका में परासरण के समय विकसित होने वाले टर्गर प्रेशर एवं वॉल प्रेशर, हालांकि दोनों एक ही चीज है, टर्गर प्रेशर व वॉल प्रेशर द्वारा दर्शाया जाता है। प्रेशर पोटेंशियल परासरण की क्रिया में विकसित होने वाले दाब से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पर जो विलेय की मात्रा से दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर किससे होगा, टर्गर प्रेशर, वॉल। अच्छा, इसमें से भी मेन तो कौन है, टर्गर। वॉल प्रेशर तो उसी को रोक रहा है एक तरह से, उसके बराबर का ही काम है। तो जो ऑस्मोसिस के समय प्रेशर विकसित हो रहा है उससे प्रेशर पोटेंशियल बनता है। अब आप देखिए टर्गर प्रेशर का बढ़ना, देखिए उधर था विलेय का बढ़ना, विलेय का बढ़ना जल की कमी को दर्शाता है, इसलिए नेगेटिव। लेकिन टर्गर प्रेशर का बढ़ना क्या बताया, टर्गर प्रेशर क्या है वास्तव में देखा जाए तो एक जलीय दाब है, मतलब जल के बढ़ने, जल के आने से विकसित होने वाला दाब। तो टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है तो वो तो तभी बढ़ता है जब जल की मात्रा भी बढ़ती है। इसीलिए प्रेशर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। ध्यान रखना, क्योंकि आपको विलेय और दाब दोनों से जल की मात्रा को देखना है। विलेय की वजह से जल कम होता है इसलिए नेगेटिव, और प्रेशर कब बढ़ता है, जब जल बढ़ता है। तो प्रेशर का बढ़ना जल के बढ़ने को दर्शाता है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इसका मान हमेशा पॉजिटिव रहता है। प्रेशर पोटेंशियल का मान हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव होगा, दोनों चीजें। तो वाटर पोटेंशियल के दो मुख्य अवयव हैं, विलेय विभव एवं प्रेशर पोटेंशियल। अब आप देखिए थोड़ा सा अलग अलग परिस्थितियों में जल विभव का मान निकालें। तो एक सामान्य पादप कोशिका, इसके लिए जल विभव की वैल्यू क्या रहेगी, जाई डब्ल्यू किसके बराबर, जाई एस प्लस जाई पी, यही बताया था। अच्छा, इसमें भी जाई एस का मान तो क्या रहता है, नेगेटिव। वो अपन लिख नहीं रहे, बट जब भी लिखेंगे वो नेगेटिव में लिखा जाए। अब अगर यहाँ दो स्थिति देखें, एक पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका, इसका जल विभव कितना क्या रहेगा, स्फीत कोशिका के लिए जल विभव की वैल्यू क्या रखें, जाई डब्ल्यू क्या होना चाहिए। स्फीत कोशिका में याद कीजिए विलेय, ये क्या चीज है, विलेय विभव किसको दर्शा रहा है, एक तरह से ओपी को, है ना, और ये किसको दर्शा रहा है, टर्गर प्रेशर को। पूरी तरह से स्फीत कोशिका में ओपी और टीपी क्या होते हैं, टर्गर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, ओपी के। पिछली कल की क्लास में बताया था। तो पूर्ण रूप से टर्जिड कोशिका में क्या होगा, प्रेशर, ये टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर, ठीक है, ये अधिकतम वैल्यू रहती है इनकी। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर हुए, लेकिन ये विपरीत चिन्ह के, ये बराबर तो हैं लेकिन क्या होगा, विपरीत। तो यहाँ पर भी देखिए जाई एस व जाई पी बराबर किंतु विपरीत होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। तो पूरी तरह से स्फीत कोशिका में
जाई एस और जाई पी बराबर किंतु विपरीत होंगे, अतः जल विभव का मान हो जाएगा 0। ये उच्चतम हुआ या निम्नतम? अच्छा, पूर्ण रूप से स्फीत कोशिका का डीपीडी कितना था? कल डीपीडी भी निकाला बताया ना। फुल्ली टर्जिड सेल का डीपीडी भी 0, वाटर पोटेंशियल भी 0। ठीक है, डीपीडी 0 का क्या अर्थ हुआ? क्योंकि सेल पूरी तरह से फूल चुकी है, अब इसकी जल की मांग 0 होगी, तो वो तो मांग 0 बता रहा है। और जल विभव 0 होने का क्या मतलब हुआ है? 0 वैल्यू जल विभव में कब आती? शुद्ध जल की बताई, अधिकतम मान। मतलब डीपीडी तो न्यूनतम है और वाटर पोटेंशियल क्या है? अधिकतम है, हालांकि है दोनों 0। डीपीडी में 0 क्या है? न्यूनतम, और वाटर पोटेंशियल में 0 क्या है? अधिकतम। समझ में आ रही बात? भाई जब मांग 0 होगी तभी तो उपलब्धता अधिकतम हुई ना। और अगर 0 मांग 0 न्यूनतम है तो उसी 0 को यहाँ अधिकतम कहना पड़ेगा, दोनों उल्टे चलेंगे। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पर क्या है? अधिकतम है। ये एक तरह से अधिकतम मान होगा जो कि 0 माना जाता है, जबकि डीपीडी भी 0 था लेकिन डीपीडी न्यूनतम। ये तो हो गई स्फीत कोशिका। फ्लैसिड सेल, स्लथ कोशिका के लिए, फ्लैसिड सेल के लिए जल विभव निकाला जाए, कैसे करेंगे बताओ? स्लथ कोशिका में टर्गर तो होता ही नहीं। टर्गर प्रेशर क्या होता है? 0। टर्गर प्रेशर 0 होने का मतलब जाई पी क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब जल विभव किसके बराबर? सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर। यही तो हुआ, जल विभव जो है सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होगा। ये न्यूनतम में है, मिनिमम में है। सो वाटर पोटेंशियल क्या चीज है और वाटर पोटेंशियल के विभिन्न अवयव, वाटर पोटेंशियल कैसे तय होता है, अलग अलग परिस्थितियों में जल विभव कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, ये सारी बातें ध्यान रखना। ठीक है, पहले इसके पहले लेकिन डीपीडी पता होना चाहिए, टर्गर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर ये सब चीज़ें पता है तो जल विभव आराम से समझ में आएगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब जल विभव की बात चल रही है मतलब जल की मात्रा की बात चल रही है, तो मात्रा कब कम है कब ज़्यादा है उसी अनुसार जल विभव भी कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल जरूर ध्यान रखना। अब एनसीईआरटी ने हालांकि जल विभव पहले समझाकर उसके बाद परासरण समझाया, लेकिन अगर हम परासरण से शुरू करते हैं तो हमें परासरणी दाब, टर्गर प्रेशर, डीपीडी ये पहले समझ में आना चाहिए, उसके बाद जल विभव में ज़्यादा कुछ नहीं बचता। ठीक है, यहाँ सारी चीज़ें लगभग जितनी भौतिक क्रियाएं होती हैं जल की और पादप की, मैंने वो लगभग सारी बता दी। एक चीज़ और थी जो मैंने यहाँ तो नगण्य बताया था, मैट्रिक पोटेंशियल, किसी सतह की वजह से बनने वाला जल विभव, लेकिन सतह का रूल होता है। और हमने देखा है कि पौधों में भी कई बार जल का आना जाना या उसका आकर्षण कुछ सतहों पर भी निर्भर करता है। हमने देखा है कि मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं, हाइड्रोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफोबिक भी होते हैं। और पौधों की कोशिका भित्ति में आमतौर पर जो पदार्थ हैं वो सब हाइड्रोफिलिक हैं, वो जल आकर्षी होते हैं। और अगर कोई सतह जल आकर्षी है तो वो अपनी तरफ जल का आकर्षण करेगी, और जल का आकर्षण होगा तो जल की गति भी होगी। 2 शब्द सुने हो अगर आपने, एक होता है अवशोषण और एक होता है अधिशोषण, जानते हो? ठीक है, कोई मॉलिक्यूल आया और आकर सतह पर चिपक गया, सतह पर चिपका है, इसको क्या कहते हैं? अधिशोषण। अंग्रेजी में बोलते हैं एडजॉर्प्शन, AD लिखेंगे उसको, है ना, एडजॉर्प्शन। और अगर वो अवशोषित हो गया अंदर तो फिर अवशोषित हो गया, यानी कि एब्जॉर्प्शन। समझ में आई बात? अगर कोई ऐसी सतह है, आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट से बनी हुई सतह, अगार अगार, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, पेक्टिन, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये हमेशा हाइड्रोफिलिक है, जल आकर्षी होते हैं। और कोशिका भित्ति में यही सब चीजें हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं कोशिका भित्ति कुछ जल को तो अपनी सतह की वजह से आकर्षित कर लेती। तो भले हमने पौधों की कोशिका के जल विभव में कहा कि सतह का इतना बड़ा रोल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जगहों पर सतह का बड़ा रोल है, समझ रहे हैं? तो सतह से संबंधित और सतह द्वारा जल का आकर्षण होना और जल आकर के उसकी सतह पर चिपक जाए, एब्जॉर्प्शन, और फिर अवशोषित भी हो जाए, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस क्रिया को बोलते हैं अंतःचूषण,
इम्बिबिशन। एक भौतिक क्रिया हमारी और बची हुई है आखिर में, और वो है इम्बिबिशन। वो हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि पौधे अंतःशोषण या अंतःचूषण भी दर्शाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा, बहुत आसान और सामान्य सा उदाहरण है, बरसात के दिनों में घर के लकड़ी के दरवाजे थोड़े टाइट हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या हम जब दरवाजा टाइट होता है तो छिलवा करके छोटा करवा देते हैं उसको? क्यों नहीं करवाते? मान लो कोई नहीं समझता हो तो घर वाले उसको कह देते हैं कि थोड़े दिन रुक जा, वापस सही हो जाएगा। यही होता है। अब कुछ लोग अगर ये नहीं समझें और वो थोड़ा सा दरवाजा छिलवा दें, थोड़े दिनों बाद वो दरवाजा छोटा और हो जाता है। एक्चुअली ये एक उत्क्रमणीय कार्य है इम्बिबिशन, जिसको अंतःचूषण कहते हैं। आमतौर पर हाइड्रोफिलिक पदार्थ जिसमें लकड़ी भी आती है और भी चीजें, ये सभी क्या करते हैं, वातावरण में उपस्थित नमी से जल का अवशोषण करते हैं। अब वो जल जाकर के उन पर चिपक जाता है और बाद में अवशोषित भी हो जाता है। इस वजह से उनका आयतन बढ़ जाता है, थोड़ा सा वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। और इसी वजह से जिस फ्रेम में पहले दरवाजा फिट हो जाता था, अब वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है क्योंकि दरवाजा फूल गया। यही होता है। लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा और जल सूखता जाएगा, वापस लकड़ी अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है और इसीलिए थोड़े समय बाद वापस चीजें नॉर्मल होती है। ये भौतिक कार्य है जिसको हम इम्बिबिशन कहते हैं। इसका बड़ा उपयोग है। आप देखिए उपयोग क्या है। मानव को तो ये बात बहुत पहले से पता थी कि ये चीज बड़ी काम की। अच्छा, पौधा भी इस्तेमाल करता है, ऐसा नहीं। आप देखिए कई ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर कितना कठोर आवरण होता है। आम की गुठली देखो आप, कितना कठोर, और भी बहुत सारा, नारियल देखो। लेकिन आप देखो जब उनका अंकुरण होता है तो इतना सॉफ्ट छोटा सा नया पौधा जो निकल रहा है, वो इस कठोर बीज चोल को तोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। प्रकृति आखिर कुछ तो व्यवस्था करके रखी है, तोड़ के निकलेगा कैसे? और वहां काम आता है इम्बिबिशन। एक्चुअली ये इम्बिबिशन केवल इतना सा नहीं है कि दरवाजा फूल गया और वापस सही हो गया। ये तो हमने थोड़ा सा भाग देखा। एक प्रश्न पूछा गया था एक एग्जाम में कि एक प्रोफेसर कॉलेज में क्लास लेने जाते हैं तो अपने साथ में वो कांच की एक बोतल लेके जाते हैं जिसमें सूखे चने भरे हुए थे, बीज भरे हुए थे। ठीक है, वो क्लास में जाते हैं, बोतल खोली और बच्चों के सामने उसमें पानी डाला उन्होंने और अच्छे से टाइट बोतल बंद करके रख दी और उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो पढ़ाने लग गए। पढ़ाते पढ़ाते घंटे डेढ़ घंटे में जब क्लास समाप्ति की ओर थी, अचानक से एक धमाका हुआ और कांच की बोतल बिखर गई, टूट गई। प्रश्न पूछा गया कि वो प्रोफेसर कौन सी प्रक्रिया दर्शाना चाह रहे थे, और उसका आंसर रहता है इम्बिबिशन, अंतःचूषण। आप देखिए इम्बिबिशन कितना जबरदस्त होता है वो वहां दिखाई। एक्चुअली यहाँ सिर्फ केवल जल को अवशोषित करके फूल जाना ही नहीं, अगर आपने एक निर्धारित स्पेस में, एक निर्धारित क्षेत्र में उसको ठूस के भरा हुआ है और वहां अगर इम्बिबिशन हो रहा है तो इतना जबरदस्त दाब बनता है कि वो बड़ी से बड़ी चीजें तोड़ देता है। कांच की बोतल क्या, बड़े बड़े पत्थर तोड़ दिए जाते हैं। आपने देखा होगा प्राचीन समय में, हम तो जिस क्षेत्र में रहते हैं कोटा में सैंड स्टोन निकलता बहुत सारा, कोटा स्टोन, और आज भी उसको निकालने के अब तो नए नए यंत्र आ गए, ड्रिल मशीन आ गई, बारूद आ गया। पुराने जमाने में इन पत्थरों को तोड़ के निकालने की तकनीक क्या थी। और आप देखिए यहाँ से लेकर साउथ तक चले जाइए, महाबलेश्वर के बड़े बड़े मंदिर, अजंता एलोरा की गुफाएं, ये बड़ी बड़ी चट्टानों को काट के बनाई गई। तो आखिर चट्टानें तोड़ते कैसे थे इतने बड़े पत्थर? उसका तरीका था ये इम्बिबिशन। आप सोचिए इसका कितना महत्वपूर्ण रोल है। आज भी देखिए कई जगह पर ट्रेडिशनल तरीके पत्थर है, ये जो सैंडस्टोन होता है वो परतों में होता है, ऐसे लेयर में। तो बस वो लेयर देखनी पड़ती है, जिसको गांव में लोग कहते हैं थ्रेड मिलता है, धागा जिसको कहते हैं। और वो क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह छेद कर देते हैं, कील से एक छेद करा अच्छे से, थोड़ी दूरी पर एक और छेद कर लिया, फिर एक और छेद कर लिया, और उसमें एक लकड़ी फंसा देते हैं और पानी डालते हैं। 1-2 दिन रहने। ये बिल्कुल आप प्रैक्टिकली देख सकते हो, यहाँ आसपास बहुत होता है। अब तो खैर मैंने कहा ना ड्रिल मशीन आ गई तो जल्दी हो जाता है। अब वो लकड़ी जो डाली गई उस छेद में और पानी डाला तो अब क्या होगा, इम्बिबिशन होगा। इम्बिबिशन होगा, और इम्बिबिशन ध्यान रखिए अगर वो खुली सतह पर है तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे हमारा दरवाजा फूल गया, ठीक है, अगर दरवाजा बंद है और फिर फूल गया तो आपसे खुलेगा नहीं। और कई बार ये इम्बिबिशन इतना जबरदस्त होता है कि चौखट तोड़ देता है।
समझे? वहां भी यही हुआ, अगर खुला दरवाजा है तो आपको दाव का एहसास नहीं हुआ, लेकिन आपने उसको एक निर्धारित क्षेत्र में बांध दिया, जैसे उस खड्डे में लकड़ी फंसा दी, अब उसको निकलने की जगह तो है नहीं, तो जैसे वो फूलेगी तो वो जो दाब बनता है उसको बोलते हैं इम्बिबिशनल प्रेशर, अंतःचूषण दाब। उसका मैग्नीट्यूड, उसका मान बहुत ज़्यादा होता है और बड़ी बड़ी चट्टानों को तोड़ देता है। पुराने समय में बड़ी बड़ी चट्टानों को स्प्लिट करने के लिए, तोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, आज भी किया जाता है। ठीक है, पौधा तो इसको बहुत छोटे छोटे कामों में यूज करता है, लेकिन हम इम्बिबिशन के उदाहरण कई जगह देख सकते हैं। ठीक है, और इम्बिबिशन बहुत जरूरी है, नहीं तो बीज का अंकुरण नहीं होगा। मूल रोम द्वारा जब जल का अवशोषण होता है तो आरंभ में वो जल मूल रोम के पास लाता कौन है? इम्बिबिशन। मूल रोम के चारों तरफ होती कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति जल आकर्षित करती, और वो जल आकर के उस कोशिका भित्ति पर चिपकता है, उसी को इम्बिबिशन कहते हैं। तो जल अवशोषण की पहली अवस्था, पहली स्टेप किससे हुई? इम्बिबिशन से। उसके बाद परासन से अंदर लेंगे। समझ में आ रही है कुछ बात? ठीक है, तो इम्बिबिशन एक सतही क्रिया है, सतह द्वारा होने वाला कार्य, और वो जो इम्बिबिशनल प्रेशर बना उसी को यहाँ हमने लिखा था अभी मैट्रिक पोटेंशियल। याद आया? किसी सतह की वजह से बनने वाला विभव या दाब, वो मैट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इम्बिबिशन में सतह बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी सामान्य कार्यों में नहीं दिखती, और इसका बहुत अच्छा यूज है। मानव उसको प्राचीन समय से यूज करता आ रहा है, पौधे के लिए भी ये बड़ा काम कर रहा है। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो कोई सतह होगी और एक कोई द्रव होगा। द्रव तो कौन है यहाँ? लिक्विड वाटर। ठीक है, तो यहाँ दो नाम दिए जाते हैं, इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट, थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इम्बाइबेंट होती है वो सतह जो आकर्षित कर रही है, और जो तरल द्रव जो आकर्षित हो रहा है, जो कि यहाँ पर जल है, वो क्या कहलाता है? इम्बाइबेट। और इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट जब दोनों आकर्षित होते हैं तभी इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इम्बाइबिशन। आई बात समझ में? ठीक है, और ये काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है, पौधा प्राकृतिक रूप से भी यूज़ करता है। तो एक छोटा सा पार्ट और है, इसको भी हम समझ लेते हैं। इम्बिबिशन भी कहते हैं, इम्बाइबिशन या अंतःचूषण। अंतःचूषण हो सकता है एनसीईआरटी में आपको अंतःशोषण लिखा हुआ, एक ही बात। इम्बाइबिशन, इम्बाइबिशन जो है किसी हाइड्रोफिलिक सतह अथवा पदार्थ द्वारा बिना विलयन बनाए जल का अधिशोषण यानी कि एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण एवं अवशोषण। अधिशोषण और अवशोषण, अवशोषण को कहते हैं एब्सॉर्प्शन। ये दोनों के नाम ध्यान रखना, इधर ए डी है, इधर ए बी है। ये एड्सॉर्प्शन है, ये एब्सॉर्प्शन। अधिशोषण एवं अवशोषण करना इम्बिबिशन कहलाता है। अब यहाँ मैंने एक चीज लिखी है, बिना विलयन बनाए, मतलब ये जो ठोस पदार्थ है ना, जो सतह है, वो पानी में घुलती नहीं, ये विलय नहीं। विलय होता तो क्या करता? विलयन बना देता। यहाँ विलयन नहीं बने, ये ठोस सतह पानी को आकर्षित करेगी, अपनी सतह पर चिपकाएगी और फिर धीरे से वो अवशोषित हो जाता है, बट कोई सॉल्यूशन नहीं बनता। बिना विलयन बनाए एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन करना, ये इम्बिबिशन कहलाता है। यह एक विशेष प्रकार का विसरण है, विशेष प्रकार का विसरण है जो सांद्रता प्रवणता की दिशा में होता है ये भी विसरण, और सांद्रता प्रवणता की दिशा में होता है। तो ये भी एक प्रकार का डिफ्यूजन ही है, सांद्रता प्रवणता की दिशा। अब आप देखिए, वो सतह के पास तो जल जीरो है ही नहीं, तो एक तरफ तो जल बिल्कुल नहीं है और एक तरफ काफी सारा जल है, तो अपने आप क्या हो रहा है? मूवमेंट हो गई होगा, है तो ये भी विसरण, बट ये सतह द्वारा आकर्षित किया जा रहा है। उदाहरण अगर लिखना चाहें इम्बिबिशन के तो लिख सकते हैं, बारिश के मौसम में लकड़ी के किनार का फूल जाना इम्बिबिशन का उदाहरण है।
या फिर सूखे बीज जो होते हैं। कई बार हम घर पर अंकुरित बीज खाने के लिए तैयार करते हैं भी, रात में भिगो कर रख देते हैं, सुबह तक उनका आकार बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? ठीक है, आकार भी बढ़ता है और भी परिवर्तन होते हैं, लेकिन बाकी परिवर्तन हमें महसूस नहीं होते हैं, लेकिन आकार बढ़ना, वॉल्यूम तो बढ़ता हुआ दिखाई देता है, आयतन बढ़ता ही है उनका। तो सूखे बीज जिस तरह से पानी का अवशोषण करके फूल जाते हैं, लकड़ी के किमाड़ बारिश के मौसम में जो फूल जाते हैं, ये सब इम्बिबिशन का ही उदाहरण है। अब यहाँ दो चीज़ें हैं, उस ठोस सतह को हम यहाँ पर इम्बाइबेंट कहेंगे, और ये जो है इम्बाइबेट होगा उस तरल द्रव को कहें। यहाँ पर तो ये द्रव कौन है? इस ठोस पदार्थ या इम्बाइबेंट के उदाहरण अगार, अगार का नाम सुना है क्या? अगार अगार, पेक्टिन, प्रोटीन, ये हाइड्रोफिलिक सतह होती है, हाइड्रोफिलिक सरफेस। अगार अगार, पेक्टिन, प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च। अब इनमें से कोई भी पदार्थ हो सकता है। पेक्टिन याद है किसी को? कोशिका भित्ति में, दो कोशिका भित्ति के बीच में मध्य पटली का पेक्टिन की तो बनी। तो ये सेल वॉल का ही भाग। प्रोटीन भी होता है, स्टार्च भी है, सेल्यूलोज भी सेल वॉल में है। और अगार अगार जो है ये कहाँ से प्राप्त होता है? शैवाल से। कौन से शैवाल? लाल शैवाल। इनको फाइकोकोलोइड भी कहते हैं। और ये भी कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादातर सब देखिए कार्बोहाइड्रेट है, बाकी प्रोटीन भी है। ये सभी हाइड्रोफिलिक पदार्थ हैं। सबसे बढ़िया इम्बिबिशन करने वाला पदार्थ कौन सा है तो ध्यान रखें, अगार है। ये ध्यान रखिएगा, ये सबसे अच्छा इम्बाइबेंट माना जाता है, जो अपने वजन से कई गुना ज़्यादा जल का अवशोषण कर लेता। कहा जाता है करीब करीब 100 गुना, 99 गुना। 1 ग्राम अगार लोगे ना तो वो 100 ml जल को बांध लेता अपने साथ, अवशोषित कर लेता। इतना अच्छा ये ठोस सतह रहती है। इम्बिबिशन के लिए सबसे बढ़िया पदार्थ रहता है अगार। मैंने जिस क्रम में ये लिखा है ये इसी क्रम में चलेंगे। मतलब सबसे बढ़िया कौन? अगार अगार, उसके बाद पेक्टिन, फिर प्रोटीन, फिर स्टार्च और फिर सेल्यूलोज। ठीक है, तो ये जो इम्बिबिशन दर्शाते हैं ये ठोस पदार्थ इसी क्रम में है। सबसे बढ़िया ये रहेगा और इसी घटते क्रम में है इनकी जो क्षमता है अवशोषण की और अधिशोषण की। इम्बिबिशन की क्षमता सबसे अच्छी अगार अगार में और सबसे कम सेल्यूलोज में। तो ये ठोस पदार्थ होते हैं जिनको हम इम्बाइबेंट कहते हैं, बाकी लिक्विड होता है। अच्छा, इम्बिबिशन होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, दो कंडीशन। एनसीईआरटी भी लिखती है कि इम्बिबिशन होगा दो परिस्थितियों में। पहली चीज़ कि ये जो इम्बाइबेंट है ठोस सतह और ये जो इम्बाइबेट जो तरल है, इन दोनों के मध्य क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैंने पहले लिखा है, सांद्रता प्रवणता। अगर सांद्रता का अंतर नहीं है तब तक तो कभी जल की गति होगी, तो ग्रेडियंट तो चाहिए, प्रवणता तो चाहिए। और दूसरी चीज इन दोनों के बीच में एफिनिटी, बंधुत्व, क्योंकि ये सतह किसको आकर्षित कर रही है? जल को। हम यहाँ जल की जगह कोई ऑयल रख लें, तेल रख लें, क्या होगा? इम्बिबिशन। अब ऑयल का भी इम्बिबिशन होता है, लेकिन उसके लिए सतह दूसरी रखनी पड़ेगी। सतह फिर कौन सी आएगी? हाइड्रोफिलिक नहीं आएगी, वो हाइड्रोफोबिक आएगी। तो लिक्विड और ये जो सरफेस है, इन दोनों के बीच में एक बंधुता होनी चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए कि ये एक दूसरे को क्या करें? आकर्षित करें, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो इम्बिबिशन के लिए दो कारक होने चाहिए। इम्बिबिशन के लिए दो प्रमुख कंडीशंस या परिस्थितियां होनी चाहिए। इम्बाइबेंट व इम्बाइबेट के मध्य सांद्रता प्रवणता, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ग्रेडियंट होना चाहिए, सांद्रता का अंतर होना चाहिए। और दूसरा, इन दोनों के मध्य इम्बाइबेंट व इम्बाइबेट के मध्य आकर्षण होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं एफिनिटी, बंधुता, आकर्षण
अगर ये एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेंगे तो कभी भी इम्बिबिशन नहीं है। ये ध्यान रखना, ये इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट क्या है, ठीक है। इम्बाइबेंट को कहते हैं अंतःचूसक, और ये कौन होता है, ठोस पदार्थ जो भी सतह हो, और इस तरह द्रव को कहा जाता है इम्बाइबेट। और इन्हीं दोनों के आकर्षण और इन्हीं दोनों की सांद्रता प्रवणता से इम्बिबिशन होगा। और जब इम्बिबिशन का कार्य होगा तो 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। अब जब ये इम्बिबिशन हो रहा है, अंतःचूषण होता है, तो 3 परिवर्तन क्या क्या हुआ। सबसे पहला आयतन में वृद्धि, आयतन बढ़ा, आकार बढ़ गया। और क्या हुआ, दाब का निर्माण। लेकिन दाब का एहसास कब होगा, जब इम्बिबिशन एक सीमित क्षेत्र में, कन्फाइंड जिसको कहते हैं, ऐसे खुले में रखी हुई लकड़ी फूल जाएगी, लेकिन दाब तो इतना बड़ा एरिया तो पता ही नहीं चलेगा। दाब का पता कब चलेगा, जब वो एक सीमित क्षेत्र में छोटी सी जगह में रखा हो। एक तीसरी चीज और होती है कि जब भी इम्बिबिशन होता है तो ऊष्मा का निर्माण होता है, थोड़ी सी चीज गर्म हो जाती है। ऊष्मा क्यों बनी, देखो ये है अधिशोषण। यहाँ क्या होता है, जल का अणु सतह पर बिल्कुल 0 वाटर है और पूरा वाटर एक तरफ है, तो प्रवणता तो बहुत जबरदस्त है, सांद्रता का अंतर अच्छा खासा है कि ठोस सतह पर जल बिल्कुल नहीं है और पूरा जल दूसरी तरफ है, तो जल अपने उच्च सांद्रता से कहाँ जाएगा, निम्न, तो ये बड़ा तेजी से दौड़ के जाता है। तो ये तेजी से आता है तो कौन सी ऊर्जा चल रही है, काइनेटिक एनर्जी। और ये सतह है, ये यहाँ आया और यहाँ जाके बढ़ जाता है, मतलब सतह पर जाकर के फिक्स हो जाता है। तो अचानक से जब वो सतह पर जाकर चिपकता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है, वो ऊर्जा जो है, वो ऊष्मा में बदल जाती है। समझ में आई बात। कहीं तेजी से दौड़ के जा रहे हो और दीवार से भिड़ जाओ, सिर ही भिड़ेगा, मान लो सिर पर हाथ लगा देना, गर्म हो जाता है, ठीक है, होता है कि होता है, करके देख लेना, हो जाएगा। तो वो एनर्जी, वो क्या हुआ, ऊष्मा। इसीलिए अगर आप देखिए, आमतौर पर जैसे हमने रात को बीज गला के रखे और सुबह वो अंकुरित हो गए, तो उस दौरान भी ऊष्मा बनी, लेकिन वो इतने खुले एरिया में थे कि वो ऊष्मा का एहसास ही नहीं। अगर एक निर्धारित क्षेत्र में उनको अंदर रखा जाए तो आपको दाब भी बनता हुआ दिखेगा और चीज यहाँ ऊष्मा भी बनती हुई दिखेगी। इसको बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, जलायोजन से विकसित हुई ऊष्मा। मतलब बड़ी अजीब बात है कि पानी से गीला कर रहे हैं और तब भी ऊष्मा हो रही, जबकि ऊष्मा को ठंडा करने के लिए पानी डाला जाता है। इसलिए इसको हीट ऑफ वेटिंग भी कहते हैं। वेट होना किसको कहते हैं, गीला होना। तो हो तो चीज गीली रही ना, सूखी सतह गीली हो रही है, लेकिन तब भी क्या निकल रही, ऊष्मा। इसको हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि इम्बिबिशन की प्रक्रिया में 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं, 3 चेंजेस होंगे। 3 परिवर्तन क्या क्या होंगे। सबसे पहला आयतन में वृद्धि या आयतन में परिवर्तन। जो भी ठोस सतह है उसके आयतन में परिवर्तन होगा और ठोस पदार्थ या सतह का आयतन बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है हमेशा, आयतन में वृद्धि। दूसरा है ऊष्मा की उत्पत्ति, प्रोडक्शन ऑफ हीट। इम्बिबिशन के समय जो दूसरा मुख्य परिवर्तन है वो है ऊष्मा, हीट की उत्पत्ति। जल का अणु जब तीव्र गति से सतह पर आकर चिपकता है तो उसकी गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। इसे हीट ऑफ वेटिंग कहते हैं। इम्बिबिशनल प्रेशर का निर्माण, अंतःचूषण दाब। इम्बिबिशनल प्रेशर का निर्माण जब ठोस पदार्थ एक सीमित क्षेत्र में होता है तो इम्बिबिशन के कारण एक दाब उत्पन्न होता है जिसे इम्बिबिशनल प्रेशर कहते हैं, और इसका मान अत्यधिक होता है। इसका मैग्नीट्यूड जो होता है बहुत हाई होता है, बहुत उच्च क्षमता वाला ये दाब उत्पन्न होता है। इम्बिबिशनल प्रेशर का जो उपयोग है वो भी हम देख सकते हैं कि इसका उपयोग प्राचीन समय में मानव द्वारा बड़े बड़े पत्थरों या चट्टानों को तोड़ने में किया जाता है। इम्बिबिशनल प्रेशर को ही मेट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो इम्बिबिशन एक भौतिक प्रक्रिया है और उस दौरान होने वाले परिवर्तन
तो दो तो इसकी परिस्थितियां, दो कंडीशन ध्यान रखनी है। इम्बिबिशन होने के लिए क्या होना चाहिए? सांद्रता प्रवणता होनी चाहिए और दोनों के मध्य एफिनिटी, आकर्षण होना चाहिए कि वो सतह जो उस तरल को आकर्षित करे, ये जरूरी है। ये दो चीजें होंगी तो इम्बिबिशन जरूर होगा। इम्बिबिशन होने पर तीन मुख्य परिवर्तन कौन कौन से होंगे? जिसका जो सतह इम्बिबिशन कर रही है उसका आयतन, उसकी सतह बढ़ेगी, ठीक है। वहाँ पर ऊष्मा उन्मुक्त होगी, जल की काइनेटिक एनर्जी ऊष्मा में कन्वर्ट होती है। और अगर ये सारा इम्बिबिशन एक सीमित क्षेत्र में हो रहा है तो वहाँ पर एक अत्यधिक मैग्नीट्यूड वाला दाब बनेगा जिसको हम इम्बिबिशनल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसकी ध्यान रखनी है। बाकी इम्बाइबेंट और इम्बाइबेट क्या क्या होते हैं, दोनों शब्द, और ठोस पदार्थ जो कि इम्बिबिशन करते हैं जल के साथ, उनके उदाहरण अगार अगार, पैक्टीन, प्रोटीन, स्टार्च, सेल्यूलोज। इसी क्रम में ही इनको ध्यान रखना है। सबसे अच्छा पदार्थ पूछा जाए अगार अगार, लेकिन अगार अगार आप देखिए बहुत केवल एल्गी में ही मिलता है, शैवालों में। आप देखिए इसीलिए शैवाल जो होते हैं, पानी पूरा सूख जाए तालाब का, लेकिन शैवाल गीले रहते हैं, उनके चारों ओर श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा जानते हो? श्लेष्मा उसको गीला बनाए रखता है। वो श्लेष्मा में क्या है, ये अगार जैसे फाइकोकोलोइड ही तो है, तो ये पानी को अच्छे से अपने साथ बांध के रखते हैं। इसके अलावा पैक्टीन को, सामान्य कोशिका भित्ति में मिलने वाला पैक्टीन बहुत अच्छा पदार्थ है जो जल का आकर्षण करता है, ठीक है। और अंत में पौधों के लिए अंतःचूषण का महत्व क्या होगा, पौधे इसका क्या उपयोग करें, तो दो महत्वपूर्ण उपयोग ध्यान रखने हैं। इम्बिबिशन बीज अंकुरण के समय एक तो सबसे ज्यादा काम आता है, कठोर बीज चोल को तोड़ने में। समझ में आया कैसे? अंदर जो नया पौधा विकसित हो रहा है वो जल अवशोषित करके थोड़ा सा क्या करेगा, फूलेगा, आयतन बढ़ेगा, दाब बनेगा, और उसी दाब से क्या हो जाएगा, बीज चोल टूट जाता है और पौधा बाहर निकल आता है। और उसी तरह से जल अवशोषण के समय शुरुआत का थोड़ा बहुत जल का जो अवशोषण, आरंभिक जल अवशोषण इम्बिबिशन। कोई पूछे पहली अवस्था इम्बिबिशन जल अवशोषण की, तो क्या होगी, इम्बिबिशन। मूल रोम द्वारा जल को आकर्षित किया जाता है, उसके बाद अवशोषण का बाकी कार्य, ठीक है। तो ये इम्बिबिशन का एक प्रोसेस और ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे सारे पादप जल संबंध से संबंधित सारी भौतिक क्रियाएं, वाटर और वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें। हमने अभी तक जो चीज़ें पढ़ी, ये चैप्टर का हमारा पहला बड़ा भाग था। बाकी समझने की सारी चीज़ें यहीं पर ही थी। शुरुआत हमने की थी, आपको याद हो तो, डिफ्यूजन से। हमने डिफ्यूजन पढ़ा, उसके बाद डिफ्यूजन प्रेशर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने फैसिलिटेड डिफ्यूजन, सुसाध्य विसरण पढ़ा, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा, फिर उसके बाद ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, एंडोस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, फिर डीपीडी, वाटर पोटेंशियल, और लास्ट में इम्बिबिशन। समझ गए? अगर ये बातें सारी ढंग से समझ में आ गई तो इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, केवल बची हुई थ्योरी है, कार्य कैसे हो रहा है। बाकी मुख्य जो बातें वो यही, और ये थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट है, इसमें समझना पड़ेगा आपको कंसंट्रेशन से लेके चीज़ें। कुछ चीज़ें जो है वो विलेय पर निर्भर कर रही है, कुछ विलायक पर निर्भर कर रही है, तो परासरण में गति जो होती है उनमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा। अलग अलग चीज़ें, और उसके आधार पर परासरण में गति की दिशा, जल की गति। अगर मैं इसको निष्कर्ष रूप से समराइज करें, देखिए, ऑस्मोसिस में जल की गति कहाँ से कहाँ होगी, अब तक जो चीज़ें पढ़ी है, जरा एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। जल की गति कहाँ से कहाँ होगी, मैं पहला चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, और दूसरी तरफ है विलयन। मान लीजिए हमने अर्धपारगम्य झिल्ली से इनको अलग किया, एक तरफ विलायक है, एक तरफ विलयन है, ठीक है। एक तरफ जो है यहाँ पर तनु विलयन, तो दूसरी तरफ मान लीजिए सांद्र विलयन है, एक तरफ मान लीजिए अल्प पराशरी विलयन है, हाइपोटोनिक, अल्प पराशरी को क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक विलयन, और दूसरी तरफ क्या है, अति पराशरी है। तो बता सकते हो इनमें गति कहाँ से कहाँ होगी। शुद्ध विलायक से जल किधर जाएगा, विलयन की तरफ।
तनु विलयन सांद्र विलयन में भी डाइल्यूट से किधर जाएगा, कंसंट्रेटेड। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद जरा डीपी की बात कर लेते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर में गति कहाँ से कहाँ बताई थी? देखिए अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक तो डीपी पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, ओपी, फिर टीपी, उसके बाद डीपीडी और लास्ट में वाटर पोटेंशियल। इन 5 चीजों में आपको परासरण के आधार पर गति की दिशा पता होनी चाहिए, ठीक है। हाई डीपी से लो डीपी जाए या लो डीपी से हाई? डीपी हमेशा किस पर निर्भर करता है? जाने वाले पर। जाने वाला मतलब जल, तो ये ध्यान रखना हमेशा हाई डीपी से किधर चलेंगे, लो डीपी की तरफ चलेंगे, अधिक जल से कम जल की तरफ चलेंगे। अच्छा, ओपी किस पर निर्भर करता है? ओपी नहीं जाने वाले पर, यानी विलेय पर, ठीक है। तो ऐसे में जब ये कम होगा तब जल ज्यादा होगा, तो लो ओपी से किधर जाएंगे, हाई ओपी। ओपी में उल्टा चलेगा, ओपी और डीपी जो है। टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर एक जलीय दाब है जो जल के आने पर बनता है। तो अगर जहाँ टर्गर प्रेशर ज़्यादा होगा इसका मतलब वहाँ पर जल, ये भी जल की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। ये भी जल की मात्रा पर है, ये भी जल की मात्रा पर। तो यहाँ भी ध्यान रखना, उच्च स्फीत दाब से निम्न की तरफ चलेंगे, समझिए। अब डीपीडी की बात करें। डीपीडी किस पर निर्भर कर रहा है? मांग पर, यानी कि जल की अनुपस्थिति पर। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मांग कम होने पर उपस्थिति क्या होगी, ज्यादा। इसलिए डीपीडी में भी क्या रहेगा, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। ओके, अब वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जल विभव जल की मात्रा से चलता है। जितना ज्यादा जल उतनी ज्यादा ऊर्जा, उतना ज्यादा जल विभव, यही तो बताया था। तो क्या रहेगा, हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। अच्छा, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव में आती है, तो ये कौन सा होगा, कम नेगेटिव या ज्यादा है? ये होगा लेस नेगेटिव, और ये क्या होगा, मोर नेगेटिव। नेगेटिव में बड़ी संख्या भी क्या रहेगी, छोटी, उल्टा चलता है ना, क्लियर। -5 और -10 में बड़ा कौन है, तो बस लेस नेगेटिव से मोर नेगेटिव। जो चीज़ हमने पढ़ी मैंने सारी एक साथ लिखी। कहाँ तो हम हाई से लो जा रहे हैं, कहाँ लो से हाई जा रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए कोई भी। अभी भी इसमें कुछ चीज़ नहीं समझ में आती हो, ये तो निष्कर्ष है कि डीपी में क्यों लिखा, ओपी टीपी तो अपने पास पूरा डिटेल भी लिखा हो, फिर से जाके पढ़ो। और ये ऐसी चीज़ें थोड़े दिन अभी तो पढ़ा है तो ताज़ा ताज़ा थोड़ा याद भी रहेगा, लेकिन अक्सर क्या होता है हम कुछ दिनों बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अगर आप सीधे क्वेश्चन करने लगोगे तो फिर उल्टा सीधा हो जाता है, कौन सा लो और कौन सा हाई। इसलिए इसका थ्योरी का रिवीजन समय समय पर करते रहें, तभी क्वेश्चन सही होंगे। इस चैप्टर में क्वेश्चन में जो कन्फ्यूजन रहता है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर रहता है, बाकी कोई ऐसी बड़ी चीज़ें नहीं है इसमें। अब आगे चलते हैं चैप्टर के अगले हिस्से पर, लंबी दूरी का परिवहन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि हमने 2 पार्ट किए थे, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस परिवहन तो इन छोटी छोटी भौतिक क्रियाओं से हो जा रहा था, विसरण, सुगम विसरण, ठीक है। लंबी दूरी का परिवहन ऐसे नहीं होगा। लंबी दूरी के परिवहन में कई भौतिक क्रियाएं मदद करती, उन्हीं भौतिक क्रियाओं को पहले हमने पढ़ा है, अब हम परिवहन पर आते हैं। अब कौन कौन सी चीज लंबी दूरी के लिए परिवहित होती है, तो एक तो है जल, खनिज तत्व, कार्बनिक खाद। 3 बड़ी चीजें हैं जो लंबी दूरी तक भेजी जाती हैं। जल जो है जड़ों से लेकर पौधे के वायवीय भागों में, उसी के साथ खनिज तत्व भी, और वहीं कार्बनिक खाद्य पत्तियों से शरीर के या पौधे के अन्य भागों और जड़ों तक भेजा जाता है। अब यहाँ ये देखा गया कि जो विसरण और सुगम विसरण और सक्रिय परिवहन जो हमने शॉर्ट डिस्टेंस में पढ़ा था, अगर हम उनसे इनको भेजें तो बड़ा समय लगेगा। विसरण की क्रिया अत्यंत धीमी, और इसलिए विसरण या सुसाध्य विसरण या सक्रिय परिवहन कम दूरी के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबी दूरी के परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। एक उदाहरण देती है एनसीईआरटी कि अगर विसरण द्वारा लंबी दूरी का परिवहन कराया जाए तो जाने कितना ही समय लगेगा, हम गिन भी नहीं पाए। उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक आंकड़ा दिया है कि 50 माइक्रोन की चौड़ी कोशिका को पार करने में, विसरण से पार करने में 2.5 सेकंड लगते हैं।
कितने 50 माइक्रोन की जो कोशिका है और किसी पदार्थ को उसको आर पार पहुंचाना है तो 2.5 सेकेंड में वो विसरण द्वारा क्रॉस होगा। ठीक है, अब यहाँ एनसीईआरटी कहती है कि अगर 1 मीटर की दूरी है पौधे में, पौधे तो कई मीटर लंबे होते हैं, अपन तो 1 मीटर ले कि कोई चीज़ यहाँ से 1 मीटर दूर भेजनी पौधे में तो कितना समय लगेगा। अगर 50 माइक्रोन की कोशिका को पार करने में 2.5 सेकेंड लगते हैं। किसी की गणित है इतनी अच्छी कि निकाल सके। 1 मीटर दूरी पहले आप निकाल लो, 1 मीटर की दूरी में कितनी कोशिकाएं आई। एक कोशिका की चौड़ाई कितनी 50 माइक्रोन, तो मीटर को माइक्रोन में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, तो 1 मीटर में पहले मीटर को माइक्रोन में बदल दो, उसमें 50 का भाग लगा दो तो उतनी क्या आ जाएगी कोशिकाएं। अब एक कोशिकाओं को क्रॉस करने में 2.5 सेकेंड, तो इतनी सारी कोशिकाओं को क्रॉस करने में इंटू 2.5 सेकेंड का मल्टीपल कर दें तो इतने सेकेंड आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा होंगे उसको आप क्या करो मिनट में और घंटों में बदल लेना, और भी ज़्यादा हो तो दिनों में, महीनों में और साल में बदल लेना। जी हाँ, आंसर सालों में ही आएगा, है ना। अब ये घर पे कर ले, थोड़ी गणित, थोड़ी दिमाग लगाना इसमें। मतलब 1 मीटर अगर चीज़ को पहुंचाना है, पता चला आज रवाना किया कई सालों बाद ही मिल रहा है, समझ रहे हैं। विसरण के माध्यम से लंबी दूरी का परिवहन नहीं किया जा सकता, फिर करेंगे कैसे। तो यहाँ जब तरीका देखा गया तो मालूम चला कि लंबी दूरी का परिवहन बल्क में होता है, थोक में होता है, जिसको हम सामूहिक परिवहन मास फ्लो कहते हैं, बल्क फ्लो। यहाँ पर क्या होता है, चीज़ें एक साथ चलती, पूरी नदी की नदी बहती, जिसमें जरूरी नहीं कि चीज़ें पूरी घुलनशील अवस्था में हो, थोड़ा बहुत आंशिक रूप से घुलनशील भी है या घुलनशील भी है। यहाँ देखा गया है कि पौधे के अंदर लंबी दूरी का परिवहन मास फ्लो, बल्क फ्लो या सामूहिक प्रवाह के थ्रू होता है, एक नदी के समान। और एक जगह से दूसरी जगह ये नदी बहती है, और नदी बहती है दाब के अंतर से। जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ जा रही है प्रेशर का अंतर होना चाहिए, परिवहन अपने आप हो जाए। ठीक है, जहाँ से शुरू हुई है वहाँ दाब क्या होना चाहिए, ज़्यादा, और दूसरी तरफ दाब क्या होना चाहिए, कम। तो अधिक दाब से कम दाब। तो पौधे के अंदर लंबी दूरी का परिवहन सामूहिक रूप से समूह में होता है नदी के समान, और दाब के अंतर से होता है। समझ में आई बात। तो जब आप दाब का अंतर करोगे तभी ये सारे चलेंगे, विसरण वगैरह सब, परासरण वगैरह सारी चीज़ें, प्रेशर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर प्रेशर का बहुत बड़ा रोल पौधे के अंदर। देखिए, किसी भी पदार्थ को अगर लंबी दूरी तक समूह में भेजना है ना, तो 2 प्रकार के दाब होते हैं। एक होता है पॉजिटिव प्रेशर, एक होता है नेगेटिव प्रेशर। समझे। कभी किसी ने गार्डन में वो पानी देने वाला फुव्वारा देखा? एक तो होता है वो लाइट से चलता है, और एक होता है बिना लाइट वाला। इवन खेतों में भी कई जगह लगा, वो प्लास्टिक से वो घूमता है। एक्चुअली उसमें क्या, नली लगा दो पानी की, वो पानी के फोर्स से घूमता है और वो फुव्वारा अपने आप ही निकलता है। ठीक है, उसमें कोई बिजली खर्च नहीं होती। कई बार छोटे छोटे गार्डन में आपको देखने मिलेगा, इवन खेतों में, सिंचाइयों में भी आजकल बड़ी चीज स्प्रिंकल आते हैं। उसमें कौन सा दबाव लगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए, दबाव 2 तरह के होते हैं, सीधी सी बात है। एक तो होता है धक्का दे, बोले हाँ ये समझ में आ रहा है, और दूसरा होता है खींचना। दोनों में अंतर है, पुश एंड पुल। समझे। एक आप क्या कर रहे हो, धक्का दे रहे, और दूसरा किसी को पकड़ के खींच रहे। पौधे में दोनों काम। अब आप देखिए, वो जो गार्डन होज कहते हैं उसको, जो वो फव्वारा चलता है उसको गार्डन होज कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ, नली से पानी आया, उस पानी के दबाव की वजह से ही वो क्या हुआ, फव्वारे के रूप में निकला। तो यहाँ पर तो पुश हुआ या पुल हुआ, धक्का दिया ना उसने। तो ये होता है पॉजिटिव प्रेशर। पौधे में क्या होता है, जड़ें जब पानी का अवशोषण करती, तो अब जड़ को एक दिशा से थोड़ी, चारों तरफ जड़ें। ठीक है, 3D में इमेजिन करो, बीच में तना है, चारों तरफ जड़, सब तरफ से पानी का अवशोषण हो रहा है। तो सारा पानी कहाँ कर इकट्ठा हुआ, जड़ में। जड़ के भी जाइलम, पानी अल्टीमेटली कहाँ आएगा, जाइलम में। तो सब तरफ से पानी आया, ये पानी रिवर्स नहीं जाता। ऐसा नहीं है कि इधर वाली जड़ में अवशोषित किया उधर निकल गई, ऐसे नहीं होता। आपने देखा होगा, आपने अगर वो आंतरिक संरचना पढ़ी हो तो एक एंडोडर्मिस होती है, और एंडोडर्मिस की कोशिकाओं में वेल्डिंग कर रखी। इन वेल्डिंग को कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। याद है
किस पदार्थ की बनी होती है? सुबेरिन की। सुबेरिन जल में अघुलनशील। तो अब आप देखो पौधे में कितना बढ़िया तरीका है। उन्होंने क्या करा है, एंडोडर्मिस की एक लेयर बनाई, उसमें कुछ कुछ जगह आने जाने की रखी, बाकी वेल्डिंग कर दी। अब कहीं से भी पानी लाओ, जैसे हम जो ये प्लम्बिंग का काम करते हैं ना, नल फिटिंग वगैरह, एक वाल्व आता है एनआर वाल्व। कभी कहीं नल फिटिंग हो रही हो ना, तो एक अनपढ़ व्यक्ति जो नल फिटिंग करता है उससे पूछना एनआर वाल्व क्या होता है, तो उसको पता होता है। हालांकि उसको पूरा नाम नहीं पता होता है। एनआर वाल्व का मतलब नो रिटर्न वाल्व। कई बार घरों में नल की पाइपलाइन में लगाते हैं, ठीक है। एनआर वाल्व लगाने का फायदा ये रहता है कि पानी रिवर्स नहीं जाए, रिटर्न नहीं होने देता। वो एंडोडर्मिस किस तरह से काम कर रही, नो रिटर्न वाल्व। तो वहाँ क्या होता है, सब तरफ से पानी आ तो जाता है लेकिन निकल नहीं जाता। अब जब बाहर रिवर्स नहीं जाएगा तो जाएगा किधर? सब तरफ एक प्रेशर से पानी आ रहा है, जाइलम में है तो यहाँ एक दबाव बना, और ये दाब क्या करता है, इस पानी को जाइलम में ऊपर की तरफ धक्का देगा, और वो जगह नहीं बची, इधर उधर जा नहीं सकता, तो कहाँ जाएगा फिर? ऊपर। तो ये नीचे जड़ों से एक पॉजिटिव प्रेशर बनता है जो पानी को ऊपर धक्का देता है। क्योंकि ये जड़ों में बना, इसे कहते हैं रूट प्रेशर, मूल दाब। मूल दाब क्या हुआ, एक प्रकार का पॉजिटिव प्रेशर, ठीक है। ये मूल दाब काम आता है कई बार चीजों को लंबी दूरी तक भेजने। समझ में आया कुछ? एक और प्रेशर होता है जो मैंने कहा था नेगेटिव प्रेशर। कभी आपने वो स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पिया होगा? बोले क्या मजाक करते, रोज की बात है, ठीक है। वहां वो स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक स्ट्रॉ में कैसे ऊपर चढ़ जाता है? खिंचाव, खींचा ना। कई बार लोग मजे लेते हैं उल्टा फूंक मार के, ठीक है, लेकिन वो है खिंचाव, यानी कि आप मुंह से उसको खींच रहे हो। कई बार पौधे के ऊपरी भागों में कुछ ऐसा कार्य होता है कि वहां एक खिंचाव उत्पन्न होता है, और ये कार्य कोई और नहीं, वाष्पोत्सर्जन। पानी लगातार उड़ रहा है तो वहां पानी की कमी है, खिंचाव हो गया। अब वो खिंचाव क्या करता है, जैसे इंजेक्शन में पानी चढ़ता है ऊपर ऐसे खिंचाव से, बिल्कुल जैसे हम स्ट्रो से पानी खींचते हैं तो पानी अपना ऊपर चढ़ रहा है, ये है नेगेटिव प्रेशर। कई बार घास का सूखा तिनका पानी में टच करो, पानी चढ़ता है उसमें भी ऊपर। हमेशा जो सूखी चीज है, जहाँ पानी कम है, तनाव है, वहां से एक नेगेटिव प्रेशर होता है, वो दूर से पानी को खींच लेता है। तो पौधे में एक वाष्पोत्सर्जन तनाव भी विकसित हो रहा है, वो हो रहा है वायवीय भाग में। जड़ में क्या हो रहा है, रूट प्रेशर। तो जड़ का जो दाब है वो तो ऊपर धक्का लगा रहा है, और ऊपर जो तनाव है वो और उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो दोनों मिलजुल कर काम करने नहीं कर रहे। इन्हीं समझिए कि एक तो धक्का देना और एक खिंचाव, इन्हीं दोनों से पौधे का सारा लंबी दूरी का परिमाण चलता है। समझ में आई बात? पॉजिटिव प्रेशर एंड नेगेटिव प्रेशर। अब ये चलेगा तो सही, लेकिन मैंने कहा कि ये तो बहते हुए नदी की तरह चलता है। ऐसे नहीं है कि एक ने लेके इस कोशिका को दे दिया और उसने लेके उसको दिया, ऐसे तो सालों में पहुंचेगी चीज। तो यहाँ क्या करा, ऐसे नहीं चलेगा। नदी का मतलब क्या, रास्ता बनाना पड़ेगा। तो पौधे ने अपने तने में दो प्रकार के रास्ते बनाए, एक जाइलम और एक फ्लोएम, ठीक है। जाइलम से जल और खनिज तत्वों को भेज रहे हैं, फ्लोएम से कार्बनिक खाद्य, और जाता लेकिन नदी बहने की तरह ही है, मास फ्लो। और ये मास फ्लो दो स्थलों के बीच में होगा, एक स्थल पर दाब ज्यादा होगा और दूसरी तरफ स्थल पर दाब कम होगा। अब ये दाब पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, धक्का देने वाला हो सकता है, खींचने वाला हो सकता है, लेकिन प्रेशर से और फ्लो में जाएगा मास फ्लो। इन माध्यम से पौधा कई कई फीट लंबे पौधे लंबी दूरी तक भी तुरंत चीजें पहुंचा देता है। समझ में आई बात? तो विसरण या ये सुगम विसरण, ये जो कुछ भी है, ये छोटी दूरी के लिए ठीक है, लंबी दूरी के लिए पर्याप्त नहीं है। उसका उदाहरण एनसीईआरटी बताती है हमें। और उसके बाद लंबी दूरी के लिए संवहन उत्तक बनाए गए और दाब का अंतर पैदा किया गया। और ये दबाव कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान रखना है। अब हमें यहाँ तीन चीजें पढ़नी होती है, जल के अवशोषण, रसारोहण और वाष्पोत्सर्जन, और एक कार्बनिक खाद्य का फ्लोएम ट्रांसपोर्ट। चार चीजें समझ गए? तो लंबी दूरी के परिवहन की ये कुछ जनरल बातें हैं, थोड़ी बहुत चीजें इसकी मेंशन कर लेते हैं कि ये इनका कार्बनिक खाद्य का इनका लंबी दूरी तक परिवहन होता है। विसरण, सुगम विसरण एवं सक्रिय परिवहन लंबी दूरी के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। हमने ये लिखा है कि जो हमारे विसरण और जो सामान्य तरीके हैं वो उपयुक्त क्यों नहीं हैं।
ये अत्यंत धीमी प्रक्रियाएं हैं जिनसे काफ़ी समय लगेगा। ठीक है, ये उदाहरण वही बताया मैंने, 50 माइक्रोन की सेल में 2.5 सेकंड का समय। अतः एक बात तय थी कि लंबी दूरी के लिए किसी व्यवस्थित तंत्र की आवश्यकता होती है, और ये व्यवस्थित तंत्र किसके द्वारा बनेगा? संवहन उत्तक जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा किया जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि लंबी दूरी के परिवहन को और क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण। ठीक है, और लंबी दूरी का परिवहन मास फ्लो या बल्क फ्लो सिस्टम, जिसको हम सामूहिक या थोक प्रवाह तंत्र भी कहते हैं, इसके द्वारा होता है, जो एक नदी के प्रवाह की तरह चलता है। और ये प्रवाह कैसे होगा? मास फ्लो दो स्थानों के दाब के अंतर के कारण होगा। प्रवाह तभी शुरू होता है जब दोनों जगहों पर दाब का अंतर होगा, प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं जिसको। और दाब भी जो है कितने तरह का होगा? जिसको जाना है चले जाए, या क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। मेरी इच्छा होगी जब क्लास छोड़ो, इसलिए जाने का इंतजार मत करो, चुपचाप पढ़ाई करो। ठीक है, दाब दो तरह के बताए थे, पॉजिटिव एवं नेगेटिव। ठीक है, तो वो चीज़ भी ध्यान रखनी है कि प्रोसेस जो है हमेशा दो तरह का होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर, रूट प्रेशर, ये तो पौधे के जो प्रेशर है वो लिखे हमने। और अगर उदाहरण लिखना चाहते हो तो मैंने आपको इसमें बताया था, गार्डन होज का उदाहरण लिख सकते हो इसमें। उधर क्या आ जाएगा? स्ट्रॉ द्वारा तरल पदार्थ को खींचना, वो खिंचाव में आ जाएगा, वो तो जनरल उदाहरण है। पौधे में ये ट्रांसपिरेशन, पुल, वाष्पोत्सर्जन, खिंचाव और मूल दाब, ये दो चीज़ें होती हैं। अब मास फ्लो के अगर हम प्रकार देखें तो क्या क्या चीजें आई? देखिए, पौधे में अब इस लंबी दूरी के परिवहन में हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करेंगे? देखिए, ये मैंने पौधे का छोटा सा भाग बनाया, इसमें मैंने जाइलम और फ्लोएम दर्शाए। ये है जड़ों वाला भाग। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा? जल व खनिज का अवशोषण। सबसे पहला काम होगा जल और खनिज का अवशोषण। अब इसमें से खनिज अवशोषण हम मिनरल न्यूट्रिशन के चैप्टर में भी पढ़ते हैं, जल अवशोषण हम यहाँ पढ़ेंगे। अवशोषण होने के बाद ये जल कहाँ गया? ऊपर की ओर जाए, तो ये भाग क्या कहलाया? रसारोहण।
एसेंट ऑफ सेप भी कहते हैं। फिर ये जल यहाँ आने के बाद में वाष्प के रूप में मुक्त हो गया, तो इसे क्या कहेंगे? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। अच्छा, यहाँ पर जो है पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होगा, और कार्बनिक खाद्य बनेगा। अब ये कार्बनिक खाद्य यहाँ से होता हुआ जड़ों से लेकर शरीर के पौधे के विभिन्न भागों में जाएगा। इस कार्य को क्या कहेंगे? कार्बनिक खाद्य का ट्रांसलोकेशन, परिवहन। ये सारे लंबी दूरी के परिवहन का एक आउटलाइन है। तो पहला काम तो क्या हुआ? जल और खनिज का अवशोषण, ये पहला कार्य हुआ। दूसरा कार्य क्या हुआ? रसारोहण। और तीसरा काम क्या हुआ? ट्रांसपीरेशन। और एक चौथा कार्य रहेगा कार्बनिक खाद्य का परिवहन, ट्रांसलोकेशन। यही चार चीजें हमें पढ़नी है। खनिज जो होता है, वो खनिज मिनरल्स जो होते हैं वो जल के साथ साथ ही चलते हैं। तो हम सबसे पहला पार्ट जो शुरू करेंगे वो कौन सा रहेगा? अवशोषण, कि जल कैसे अवशोषित होता है, फिर ये कैसे ऊपर की ओर ले जाया जाएगा, उसके बाद वाष्पोत्सर्जन। तीन चीजें। ये तो है वाटर का ट्रांसपोर्ट, जल का ट्रांसपोर्ट, और ये कार्बनिक खाद्य का परिवहन। ठीक है, तो अगली क्लास में जल अवशोषण शुरू करें।